नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान। और इस कक्षा 9 के विषय विज्ञान में चैप्टर नंबर जो है 2 चल रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कोलाइड विलयन। अब कोलाइड विलयन क्या है, कोलाइड विलयन का तात्पर्य क्या होता है। कोलाइड विलयन जो होता है यह एक प्रकार का जो है विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन देखने पर जो है ये आपको कैसा दिखाई देता है, ये आपको जो है समांगी मिश्रण के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, समांगी मिश्रण के समान जो है दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है, समांगी मिश्रण के समान दिखाई देता है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, वास्तविकता में ये एक विषमांगी मिश्रण है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कोलाइड विलयन जो होता है ये वास्तविकता में एक विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन ये समांगी मिश्रण के समान दिखाई देता है। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो कण एक समान रूप से फैले होते हैं। क्या होते हैं, एक समान रूप से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। इस वजह से जो है ये कण समांगी मिश्रण के कण एक समान रूप से फैले होने के कारण जो है मिश्रण जो है ये कैसा दिखाई देता है, समांगी दिखाई देता है। अब इसमें जो कणों का जो आकार होता है वो कणों का आकार निलंबन की तुलना में, किसकी तुलना में, निलंबन की तुलना में जो है ये कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो कणों का जो आकार होगा वो निलंबन की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इस वजह से क्या ये आंखों से दिखाई देते हैं, नहीं, ये आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कोलाइड विलयन जो है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। यह समांगी मिश्रण के समान दिखाई जरूर देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो एक समान रूप से फैले हुए होते हैं और इसमें कणों का आकार जो होता है निलंबन की तुलना में ये कैसा होता है, छोटा होता है कणों का आकार। और ये जो कण होते हैं ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हो कि अगर मान लीजिए एक बीकर लीजिए और बीकर के अंदर जो है आप क्या भर लीजिए, पानी भर लीजिए। तो ये आपने लिया यहाँ पर एक बीकर और बीकर के भीतर आपने क्या भरा आपने इसमें जल। अब इसमें अगर आप जो है 2-3 बूंदें अगर मिलाते हो, किसकी, स्याही की मिलाते हो, किसकी मिलाते हो, स्याही की मिलाते हो, और कुछ देर के लिए इसको जो है आप क्या कर दो, शांत छोड़ दो। तो कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि जो पानी का जो रंग है, जल का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा, जल का जो रंग होता है वो परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि स्याही जो होती है वो जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है। घुल क्या जाएगी, कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो स्याही के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं निलंबन की तुलना में, और ये जो स्याही के जो कण होते हैं वो एक समान रूप से जो है जल के अंदर फैल जाते हैं। इस वजह से जो जल का रंग है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और जल और स्याही का जो ये मिश्रण जो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, कोलाइड को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जल और दूध का मिश्रण जो होता है, जल और किसका मिश्रण, दूध का जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण भी जो है किसको प्रदर्शित करता है, कोलाइड को प्रदर्शित करता है। अब जो कोलाइड के जो गुण होते हैं, ये कोलाइड के गुण क्या होते हैं, कोलाइड के जो गुणधर्म जो होते हैं वो गुणधर्म क्या होते हैं, कोलाइड के गुणधर्म क्या है। सबसे पहली बात, ये कैसा मिश्रण है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है यह, कोलाइड जो है वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या कहा, कोलाइड के जो कण होते हैं वो निलंबन की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो कोलाइड के कण, किसके कण, कोलाइड के कण जो होते हैं वो निलंबन की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। निलंबन की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्या ये कण आंखों से दिखाई देते हैं, जी नहीं, ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते। ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो कण होते हैं ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो जो कोलाइड के कण जो कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो कोलाइड के कण हैं, कोलाइड के कण प्रकाश किरणों को, किसको,
प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। किसको फैलाते हैं? प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। और जब कोलाइड विलयन से प्रकाश किरण गुजरती है तो उसका मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। यह क्या होगा कि कोलाइड विलयन, कौन सा विलयन? कोलाइड विलयन से प्रकाश किरणें गुजरती है, प्रकाश किरणें गुजरती है तो उसका मार्ग दिखाई देता है। उसका मार्ग क्या होता है? दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा कि कोलाइड जो है इसके जो कण होते हैं उसको छान करके पृथक नहीं किया जा सकता। तो कोलाइड कणों को छान कर पृथक नहीं किया जा सकता, छान कर पृथक नहीं किया जा सकता है। तो अब इनको पृथक कैसे करेंगे? अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि? अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो है कोलाइड कणों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा कोलाइड कणों को पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है इसको? अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो है कोलाइड कणों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। और कोलाइड विलयन कैसे होता है? कोलाइड विलयन स्थायी होता है। कोलाइड विलयन जो है वो स्थायी होता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। और इसी वजह से जो है कोलाइड विलयन से जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो उसका क्या दिखाई देता है? मार्ग दिखाई देता है। तो छोटे कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का फैलाना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो छोटे कण जो होते हैं और इन छोटे कणों के द्वारा, किसके द्वारा? छोटे कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना, ध्यान दीजिएगा कि छोटे कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उस खोजकर्ता का नाम था टिंडल। खोजकर्ता का नाम क्या था? टिंडल था। इस वजह से इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया गया? टिंडल प्रभाव नाम रख दिया गया। अब टिंडल प्रभाव का कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक बंद अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छिद्र हो रखा है और उस छिद्र से बाहर से प्रकाश की किरणें जब उस कमरे के अंदर आती है तो वो प्रकाश किरण जो है आपको स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकाश किरण का मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है? टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। क्योंकि कमरे में उपस्थित जो कार्बन के कण हैं, धूल के कण जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो प्रकाश किरणों को क्या करते हैं? फैलाने का काम करते हैं। तो ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से जो जंगल है, जंगल में खूब सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, घना वन है, वो वनों से आच्छादित है। तो उस जंगल के आच्छादन से जब प्रकाश किरणें जमीन पे गिरती है तो वो प्रकाश किरणें और उसका जो मार्ग होता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि घने जंगल में कोहरा छाया हुआ है और उस कोहरे में जो है जल की सूक्ष्म बूंदें उपस्थित होती है और वही सूक्ष्म बूंदें जो होती है वो कोलाइड कण की तरह काम करती है और प्रकाश किरणों को क्या करती है? फैलाती है। तो ये भी किसको प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब हमने जो है आज अभी इसमें क्या पढ़ा? कोलाइड विलयन के बारे में पढ़ा। कोलाइड विलयन जो है समांगी मिश्रण के समान दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कण जो होते हैं वो निलंबन कणों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और कोलाइड विलयन का जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जल में अगर आप चाय की 2 या 3 बूंदें डाल दें तो कुछ समय पश्चात जो जल का रंग है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। और जल में जब आप दूध को मिश्रित करते हो तो जल का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। लेकिन छान करके हम जल में से चाय को और दूध को पृथक नहीं कर पाते हैं, इनके कणों को हम जो है पृथक नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसा विलयन जो तैयार होता है वो क्या कहलाता है? कोलाइड विलयन कहलाता है। अब कोलाइड विलयन के गुण
गुणधर्म क्या है, कोलाइड कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण जो है निलंबन की तुलना में आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्या ये कण आंखों से दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। और कोलाइड के कण जो होते हैं वो प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। और कोलाइड विलयन से प्रकाश किरणें जब गुजरती है तो उसका क्या दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है। और कोलाइड कणों को छान करके पृथक नहीं किया जा सकता। अब केंद्रण विधि के द्वारा, नाम ध्यान रखना, अब केंद्रण विधि के द्वारा जो है कोलाइड कण को हम क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। और कोलाइड विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश किरणों का फैलना वो भी किसके द्वारा, कणों के द्वारा। तो कणों के द्वारा प्रकाश किरणों का जो फैलना है वो कौन सा प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम टिंडल ही था। इस वजह से इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव। उदाहरण मैंने आपको बताया कि बंद अंधेरे कमरे में अगर कोई छोटा छिद्र हो रखा है तो बाहर से जब प्रकाश किरणें उस कमरे में प्रवेश करती है तो उसका स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है, प्रकाश किरणें क्यों फैल रही है, क्योंकि कमरे में धूल के कण और कार्बन के कण पाए जाते हैं और वो सूक्ष्म कण ही होते हैं जो प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जंगल में जब घना आच्छादन होता है और उससे गुजर कर जब प्रकाश किरणें आती है तब उसका भी स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है। क्यों कि कोहरे में जो है जल की सूक्ष्म बूंदें पाई जाती है जो कोलाइड कण की तरह काम करती है और वही टिंडल प्रभाव की वजह से प्रकाश किरणों को क्या कर रही है, फैलाने का काम कर रही है। अब टिंडल जो होता है, टिंडल प्रभाव के बाद में हम ये समझते हैं कि जो कोलाइड है, कोलाइड का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, कोलाइड का निर्माण होता है, एक होता है परिक्षिप्त और एक होता है परिक्षेपित माध्यम। तो जो कोलाइड जो है, कोलाइड का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोलाइड जो होता है, इस कोलाइड का निर्माण एक तो है परिक्षिप्त प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों से मिल करके बना होता है क्या, कोलाइड बना होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से क्या बनता है, कोलाइड बनता है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, विलय पदार्थ जैसा घटक, किसके जैसे, विलय पदार्थ के समान जो घटक होता है उस घटक को ही क्या कहा जाता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है। और परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या होता है, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको हम कह रहे हैं ये जिस माध्यम में उपस्थित होती है उसी माध्यम को क्या कहा जाता है, परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि परिक्षिप्त प्रावस्था जिस माध्यम में उपस्थित, परीक्षित प्रावस्था जिस माध्यम में उपस्थित होती है उसे ही क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। उसे ही क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है। और इसी परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के जो है अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। तो कोलाइड के जो प्रकार पाए जाते हैं वो किसके आधार पर पाए जाते हैं, परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइड जो है इसके क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। समझते हैं इन अलग अलग प्रकारों को। पहले आप इनको नोट कीजिएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड जो है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब उन्हीं कोलाइड के जो उदाहरण हैं हम देखते हैं क्या क्या उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पर परीक्षित प्रावस्था, ये परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। ठीक है, ये लिख लिए और एक सारणी जो बना करके हम जो है इसके उदाहरण को समझते हैं। अब वो उदाहरण क्या है आप देखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ द्रव, फिर लिखता हूँ ठोस, उसके बाद में गैस, फिर द्रव और ठोस, फिर से गैस, फिर लिखता हूँ द्रव और अंत में लिखता हूँ ठोस। ठीक है। फिर यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम 2 बार तो क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। 3 बार हम क्या लिखेंगे, द्रव लिखेंगे। और 3 बार ही जो है हम क्या लिखेंगे, ठोस लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गए कौन से, परिक्षेपण माध्यम। अब इनके प्रकार,
प्रकार कैसे हैं, याद करने का तरीका, ए फो ई सो फो और जे तथा थो। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरोसोल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोसोल। ये हो जाएगा फॉर्म, ये है इमल्सन, ये हो जाएगा सॉल, ये फॉर्म, ये हो जाएगा जेल और ये हो जाएगा ठोस सॉल। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखें हम तो जो एरोसोल जो है, एरोसोल का जो उदाहरण होगा यहां पे कोहरा, बादल, यहां पे इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, धुआं। ठीक है, यहां पे फॉर्म का उदाहरण हो जाएगा शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम। इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा दूध और फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। सॉल जो है, सॉल का उदाहरण हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। यहाँ पे फॉर्म का जो उदाहरण हो जाएगा वो है रबड़, स्पंज, फॉर्म। जेल का जो उदाहरण हो जाएगा वो है जेली, पनीर, मक्खन। और ठोस सॉल का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा रंगीन, रत्न पत्थर और दूध या कांच, दूध या कांच। तो इस प्रकार से परिक्षिप्त प्रावस्था, कौन सी प्रावस्था पढ़ी हमने, परिक्षिप्त प्रावस्था, और क्या पढ़ा हमने, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो है कोलाइड के क्या पढ़े हमने, उदाहरण पढ़े हमने। परीक्षित प्रावस्था कौन कौन सी ली है, पहले द्रव और ठोस, उसके बाद में गैस, द्रव, ठोस, फिर से गैस, द्रव और ठोस। फिर 2 बार परिक्षेपण माध्यम लिया, कौन सा, गैस। फिर अगले 3 बार लिए परिक्षेपण माध्यम द्रव और अगले 3 बार लिया हमने क्या, ठोस। तो इसका मतलब जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है, तब क्या बनता है, कोलाइड, एरोसोल बनता है। इसी प्रकार गैस में अगर ठोस है मिश्रित तब क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। अगर द्रव में गैस है तब क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। अगर द्रव में द्रव है तो क्या बनेगा, इमल्शन बनेगा। द्रव में मिश्रित है ठोस तो क्या बनेगा, सॉल। ठोस में अगर गैस मिश्रित है तो क्या बनेगा, फॉर्म। ठोस में अगर द्रव मिश्रित है तो क्या बनेगा, जेल। और ठोस में अगर ठोस मिश्रित है तो क्या बनेगा, ठोस सॉल बनेगा। एरोसोल के उदाहरण में कोहरा और बादल। फिर गैस और ठोस मिलकर के जो एरोसोल बनाते हैं उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, धुआं। फिर द्रव और गैस मिलकर के जो फॉर्म बनाते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम। द्रव और द्रव मिलकर के जो इमल्शन बनाते हैं उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध और फेस क्रीम। द्रव और ठोस मिलकर के जो कोलाइड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल। इसका उदाहरण क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। ठोस और गैस मिलकर के जो कोलाइड बनाते हैं वो क्या है, फॉर्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रबड़, स्पंज और फॉर्म। ठोस और द्रव मिलकर के जो कोलाइड बनाते हैं वो जेल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जेली, पनीर और मक्खन। ठोस और ठोस मिलकर के जो कोलाइड बनाते हैं उसको ठोस सॉल कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, रंगीन, रत्न पत्थर और दूध या कांच। ठीक है, अब इस सारणी के पश्चात जो है हम आगे का जो टॉपिक लेंगे वो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण का मतलब आप समझ गए होंगे कि मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिकों का जो पदार्थ होता है उनसे मिलकर के जो पदार्थ बनता है वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे हम जो स्याही काम में लेते हैं, पेन में जो डालते हैं, इंक पेन में जो स्याही काम में ली जाती है, चाहे वो नीली हो चाहे काली हो। अब क्या
उस स्याही के क्या उस डाई के घटक को हम पृथक कर सकते हैं। और कौन सी विधि के द्वारा? वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। आइए समझते हैं अब इसके बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले हम जो लेंगे वो है, क्या लेंगे? स्याही, रंगीन मिश्रण, स्याही या फिर डाई के घटकों का पृथक्करण। अब कैसे किया जाता है ये समझेंगे हम क्या करते हैं कि एक लेते हैं बीकर। तो हमने एक बीकर ले लिया और उस बीकर को भर लिया हमने किससे? जल से। तो आधा बीकर भरा हमने किससे? जल से भरा। बीकर लिया और बीकर को जो है आधा जो है जल से हमने भर लिया। फिर इस बीकर को जो है बर्नर की सहायता से हमें क्या करना है? गरम करना है। क्या करना है? इसको गरम करना है। तो ये यहाँ पे हो गया बर्नर, बीकर रख दिया हमने एक स्टैंड पे। अब हम क्या करते हैं कि एक वॉच ग्लास लेते हैं। क्या लेते हैं? एक वॉच ग्लास लेते हैं और उस वॉच ग्लास के अंदर हम यहाँ पर जो है क्या डाल देते हैं? नीली स्याही। क्या डाल देंगे उसमें? नीली स्याही डाल देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया? एक बीकर लिया, उस बीकर को जो है आपने आधा जल से भर लिया, एक स्टैंड पे रखा बीकर को और नीचे जो है उस बीकर के नीचे आपने क्या रख दिया? बर्नर को रख दिया। और बीकर के ऊपर आपने क्या रखा? एक वॉच ग्लास को रखा और उस वॉच ग्लास में आपने क्या डाला? उस वॉच ग्लास में आपने डाला नीली स्याही को। ठीक है। अब बर्नर को जब जलाया जाता है तो ये जो जल जो है ये ऊष्मा पाकर के, ताप पाकर के धीरे धीरे गर्म होने लगता है, उबलने लगता है। और हमने जो वॉच ग्लास जिसमें नीली स्याही को रखा है वो इस जल की भाप से गर्म होने लगती है। हमने क्या है? स्याही को डायरेक्ट सीधा जो है गर्म नहीं करना है, बीकर के ऊपर रख करके उसको हमने क्या करना शुरू किया? गर्म करना शुरू किया। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि जो स्याही जो होती है, नीले रंग की स्याही, उसमें जो जल उपस्थित होता है वो जल धीरे धीरे जो है क्या होने लगता है? वाष्पीकृत होने लगता है। तो इसमें स्याही में उपस्थित जो जल है वो जल क्या हो जाएगा? वो जल हो जाएगा वाष्पीकृत हो जाएगा। और जल के वाष्पीकृत होने के पश्चात जो है पीछे क्या रह जाएगी? डाई रह जाएगी, यानी कि रंगीन घटक जो होता है वो रह जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है डाई के घटक को वाष्पीकरण विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा? वाष्पीकरण जो विधि होती है, इस वाष्पीकरण विधि के द्वारा जो है रंगीन स्याही या डाई के घटक को जो है क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे दूध से क्रीम को क्या करना है? पृथक करना। ठीक है ना? दूध से क्रीम को क्या करना? पृथक करना। अब दूध जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं, या तो वो जो दूध लाया जाता है वो फुल क्रीम वाला होता है, ठीक है ना, उसमें फुल क्रीम होती है, या फिर जो दूध होता है वो टॉन्ड होता है। कैसा पाया जाता है? टॉन्ड पाया जाता है, या फिर वो है डबल टॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना? और जो दूध हम लाते हैं वो पैक होता है, ठीक है ना, पॉली पैक होता है या टेट्रा पॉली जो है पैकिंग में आता है दूध। अब
उस दूध में से क्रीम को पृथक करना है तो क्या छान करके दूध में से क्रीम को पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। यानी कि छानने की विधि के द्वारा, छानने की विधि के द्वारा दूध से क्रीम को पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब अब क्रीम को पृथक करना है, लेकिन पृथक करने के लिए छानने की विधि का उपयोग नहीं कर सकते, तब क्या किया जाए? तब उसके लिए यंत्र आता है जिसको कहा जाता है अपकेंद्रण यंत्र, सेंट्रीफ्यूज यंत्र कहा जाता है। अपकेंद्रण यंत्र, इस यंत्र में हम क्या करते हैं कि जैसे एक परखनली ले ली, उसमें हमने डाल दिया क्या? दूध, और इस परखनली को जो है हमने किसके अंदर? अपकेंद्रण यंत्र के अंदर रख दिया। अपकेंद्रण यंत्र जो होता है, इसमें क्या होता है? इस परखनली को तेजी से घुमाया जाता है। अपकेंद्रण यंत्र में जो परखनली रखेंगे, उस परखनली को जो है इसमें क्या किया जाता है? तेजी से घुमाया जाता है। तो 2 मिनट तक जो है परखनली को तेजी से घुमाते हैं अपकेंद्रण यंत्र के अंदर रख करके। तो जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रीम के कण जो भारी होते हैं वो इस अपकेंद्रण विधि के द्वारा भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, और फिर हम आसानी से जो है क्रीम को क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। अब घरों में अपकेंद्रण यंत्र होता नहीं है, तब क्या करें? आपने देखा होगा मथनी का उपयोग किया जाता है, या फिर रसोई घरों में जो मिक्सी हम यूज में लेते हैं उसमें भी अपकेंद्रण विधि का उपयोग करके हम जो है दूध में से क्रीम को क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण यंत्र का मतलब समझ गए? अपकेंद्रण यंत्र में क्या किया जाता है? किसी भी पदार्थ को रख करके उसको तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाने से क्या होता है कि जो हल्के कण हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे, और जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से हम जो है मिश्रण में से घटकों को क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो घरों में अपकेंद्रण यंत्र के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? मथनी का उपयोग किया जा सकता है, या फिर किसका उपयोग किया जा सकता है? मिक्सी का उपयोग किया जा सकता है। और अपकेंद्रण यंत्र में जो है जो भी मिश्रण होता है, मिश्रण को क्या किया जाता है? इसमें मिश्रण को तेजी से क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, घूर्णन कराया जाता है, घुमाया जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो हल्के कण होंगे मिश्रण में, जो हल्के कण होंगे वो तो कहाँ रह जाते हैं? वो ऊपर रह जाते हैं। और जो भारी कण जो होते हैं वो भारी कण कहाँ रह जाते हैं? भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। भारी कण क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। और इस प्रकार से मिश्रण में उपस्थित घटकों को क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद में पृथक्करण के लिए अगला जो हम लेते हैं उसमें है कि 2 अघुलनशील घटकों को क्या करना है? पृथक करना है। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा मिश्रण में 2 अघुलनशील घटकों को क्या करना है? पृथक करना है। अब कैसे करेंगे? मिश्रण में 2 अघुलनशील घटकों को पृथक कैसे करेंगे? तो इसके लिए यूज किया जाता है एक पृथककारी कीप। क्या यूज किया जाता है? एक पृथककारी कीप यूज में लिया जाता है। बल्ब के समान जो है इसकी संरचना होती है पृथककारी कीप की, ये इस तरीके से। यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा होता है, ये स्टॉप कॉर्क होगा। नीचे की तरफ एक कांच की नलिका लगी होती है, और ऊपर से जो है पदार्थ को डाला जाता है, और फिर इसके ऊपर भी जो है एक कॉर्क को क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। तो हमने क्या किया कि पृथककारी कीप लिया, और पृथककारी कीप में हमने जो है किसको डाला? एक तो डाला हमने इसमें जल को और मिट्टी के तेल को। किसको डाला? मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन कहा जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पर स्टॉप कॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो पृथककारी कीप लिया, और पृथककारी कीप में जल और मिट्टी का तेल हमने डाल दिया।
और इसको जो है कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया। जब शांत छोड़ देते हैं तो अब चूंकि मिट्टी के तेल और जल के घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, तो घनत्व में अंतर की वजह से ही जल तो क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा और मिट्टी का तेल जो होता है वो क्या हो जाएगा, जल के ऊपर तैरने लगता है। इस वजह से दोनों जो घटक जो हैं उनकी अलग अलग परत का निर्माण हो जाता है। मिट्टी का तेल ऊपर एक अलग परत बना लेगा और जल जो होता है वो नीचे की तरफ एक अलग परत का निर्माण कर देगा। हम क्या करते हैं, ये जो स्टॉप कॉर्क होता है इसको खोलते हैं। जब इसको खोलते हैं तो जल इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो स्टॉप कॉर्क को खोल करके जल को जो है क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और जैसे ही जल बाहर निकल जाएगा स्टॉप कॉर्क को वापस बंद कर देंगे और मिट्टी का तेल जो है यहाँ रह जाएगा पृथक्कारी कीप में। तो जल को अलग ले लिया और मिट्टी के तेल को अलग पृथक कर लिया। तो इस प्रकार से हम पृथक्कारी कीप की सहायता से मिश्रण में उपस्थित दो अघुलनशील घटकों को आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।